हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम यहाँ सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस को याद करेंगे और जानेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में विस्तार से। तो हम चर्चा की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम के प्रारूप के बारे में समझते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट करवाता है और कितने चरणों में कंडक्ट करवाता है। तो आपको पता ही होगा कि इसे 3 चरणों में कंडक्ट करवाया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम आज मूल रूप से मेंस की तैयारी की बात करेंगे और मेंस के सिलेबस को याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे, एक छोटी सी चर्चा की शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं वो कितने पेपर होते हैं और हम कौन से पेपर की बात करने वाले हैं। तो यूपीएससी जो मेन एग्ज़ाम होता है उसको 3 चरणों में करवाता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम यहाँ बात करेंगे मेंस की। तो मेंस में हम जानेंगे कितने पेपर होते हैं। तो जीएस के पेपर होते हैं 1, 2, 3, 4, 4 तो जीएस एक पेपर होते हैं। फिर 2 वैकल्पिक विषय ऑप्शनल के, तो ऑप्शनल ये 1 और 1, 2। एक पेपर होता है हमारा निबंध का, ऐसे का, तो एक पेपर निबंध, ये भी 250 अंकों का होता है एक पेपर। फिर आगे चलते हैं, एक हमारा होता है कंपलसरी, जो 8वीं अनुसूची, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी हुई है, 22 भाषाएं, उनमें से एक भाषा का, तो ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है। इसमें 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ऐसे ही एक इंग्लिश कंपलसरी का होता है जिसमें भी 25% कंपलसरी मार्क्स लाने होते हैं। तो ये हमारा मेंस का प्रारूप है। तो हम आज जीएस पेपर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पहला पेपर होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। दूसरे पेपर में हमें पॉलिटी के पूछे जाते हैं, तीसरे में इकोनॉमी के और चौथे में एथिक्स पूछा जाता है। पॉलिटी इकोनॉमी के साथ और भी सब्जेक्ट हैं। पॉलिटी के साथ गवर्नेंस है, एक सोशल जस्टिस है, और इकोनॉमी के साथ आईआर है, और आईआर के अलावा इंटरनल सिक्योरिटी है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे चर्चा को और आगे की तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ से इन सबको मिटा के जीएस पेपर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ हम जीएस पेपर 1 की चर्चा करेंगे और जीएस पेपर 1 के सिलेबस को अच्छे से समझेंगे और उसे कोशिश करेंगे कि पूरा अभी ही याद कर लें, और अच्छे से याद भी हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे तो ज़रूर याद होगा। तो हम यहाँ देखेंगे जीएस पेपर 1 है क्या। जीएस पेपर 1 जो है, इसमें हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 12 टॉपिक है। तो इसका जीएस पेपर 1 का नाम बता देता हूँ मैं आपको। जीएस पेपर 1 का नाम है भारतीय विरासत और संस्कृति, और विश्व का और भारत का भूगोल, और भारतीय समाज। तो इसमें जो सिलेबस का पहला पार्ट है, 12 यूनिट दिए हुए हैं, जिसमें से पहला यूनिट है वो है प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के कला के रूप, वास्तुकला के और साहित्य के रूप, और इसी के साथ वास्तुकला और साहित्य के मुख्य पहलू, कहाँ से लेके, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल तक के कला के रूप और उनके साहित्य और वास्तुकला के पहलू। तो वास्तुकला से हम यहाँ समझते हैं, जो प्राचीन काल से मध्यकाल तक में जो आर्किटेक्चर निर्माण हुआ, जो भी भवन निर्माण हुए, जो चित्र हमें मिलते हैं गुफाओं में, जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है। यहाँ की जो चित्रकारिताएँ हैं और जो आर्ट एंड कल्चर, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे ही भवनों के निर्माण में और भी अधिक सुधार हुआ, और साहित्य में जो जो भी हमारे यहाँ नया होता गया, वो सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में पूछी जाती है। कहाँ से, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल तक, आधुनिक काल तक, मध्यकाल तक नहीं, सॉरी, आधुनिक काल तक। तो प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक के कला के रूप, और इसमें साहित्य और वास्तुकला का निर्माण। तो वास्तुकला से हम समझेंगे कि वास्तुकला का मतलब होता है कि विभिन्न परिवर्तन, बस
तो हमें पहले यूनिट में यही सब कुछ पढ़ना है, प्राचीन काल से लेके मध्य आधुनिक काल तक का कला के रूप और साहित्य और वास्तुकला का विकास। तो पहला यूनिट हम सब याद कर लिया होगा आपने भी, और हम सबको याद हो ही चुका है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप और साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू इसमें शामिल होंगे। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, तो वहाँ हमें जो भी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की चीज़ें मिलें वास्तुकला और साहित्य, आर्ट एंड कल्चर में, तो हमें उन चीज़ों को याद करना है, पढ़ना है और पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी के साथ हम दूसरे यूनिट पे पॉइंट 2 यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में हमसे पूछा जाता है कि 18वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के मध्य से लगभग वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास और उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके व्यक्ति। तो हम यहाँ देखेंगे 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, तो 18वीं सदी के मध्य का मतलब है कि मुगल शासन का पतन 1740, मुगल काल का पतन। और मुगल काल के पतन के बाद हमें पता ही है कि जैसे क्षेत्रीय राजाओं का विस्तार हुआ और क्षेत्रीय राजाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, और उसी के साथ क्षेत्रीय राजाओं का भी पतन होने लगा और औपनिवेशिक काल आया जिसमें अंग्रेज आए और अंग्रेजों के साम्राज्य का प्रारंभ हुआ, जिसे औपनिवेशिक काल का प्रारंभ भी बोला जाता है। तो उस काल को हमें पढ़ना है 18वीं सदी के मध्य से लगभग। तो ये काल होगा 1740 से लेकर 1773 यहाँ तक का हमें इसमें पढ़ना है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय घटी वो सारी हमें इसमें पढ़नी है। इसी के साथ जो भी उस समय के व्यक्तित्व रहे हैं, जो व्यक्ति रहे हैं, उन व्यक्तियों को हमें पढ़ना है, याद करना है, वहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछने की अपेक्षा रखता है। इसी के साथ हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरे पॉइंट में हमें मिला है यहाँ पे लिखा हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो उन व्यक्तियों का योगदान। तो स्वतंत्रता संग्राम के जो चरण हैं, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का चरण जो शुरू होता है वो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से। इसका समय जो था वो था 1857 से 1942 माना जाता है। किसका समय? स्वतंत्रता संग्राम का समय 1842 से 1857 से 1942 माना जाता है, तथा प्लासी के युद्ध से 1961 तथा प्लासी का। और एक और डेफिनेशन है जो कृष्ण मुरारी ने दी है कि 1757 प्लासी युद्ध से 1961 गोवा मुक्ति के साथ भारत पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गया, जब तक को हम स्वतंत्रता संग्राम की डेफिनेशन में मानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की डेफिनेशन क्या होगी कि 1757 प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम, जो गोवा के पूर्ण रूप से आज़ाद होने पर समाप्त हुआ। 1961 में गोवा पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तो 1947 में ही मिल गई थी, पर 1961 में गोवा आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारा उपनिवेश खत्म हुआ। तो हम यही काल इसमें हमें पढ़ना है 1857 से 1961 तक का, वो हमें स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ना है। इसी के साथ इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं, तो प्रमुख व्यक्तियों में बहुत सारे व्यक्ति हैं। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव हैं। इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई हैं। जो भी स्वतंत्रता संग्राम व स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनने भी देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया है या अपना त्याग किया है या अपना सर्वस्त्र न्योछावर किया है, तो वो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनने हमें आज़ाद कराने में, हमारे देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट भी ये याद हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न पहलू और इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिलेबस का जो चौथा यूनिट है उसमें है कि उसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। तो देश के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात 9 राज्य मतलब भारत 2 भागों में विभक्त था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें।
तो स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर 9 राज्य थे और 600 देशी रियासतें थी। तो जो 9 राज्य तो भारत में शामिल हुए ही, और 600 देशी रियासतों में से 542 रियासतें भी हमारे भारत देश में शामिल हुई, और जो बाकी की 9 रियासतें थी वो पाकिस्तान में शामिल हुई। और इसका जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने ही भारत के पुनर्गठन और एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, और उन्होंने ही सभी रियासतों को पुनः एकीकृत करके भारत के अंदर शामिल किया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नीट की बात करें तो 5वें बिंदु में हम देखते हैं यहाँ पे कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी के बाद की घटनाएं, विश्व इतिहास में जो 18वीं सदी के बाद जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उन सबको हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास में 18वीं सदी के बाद की घटनाएं, जिनमें सबसे पहले दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हमें पढ़नी है। विश्व युद्ध पढ़ने हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था वो जून 1940 में हुआ था, 1914 में। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो हुआ था 1939 में, 1939 में सितंबर में। और ये हमें इसमें पढ़ना है। इसी के साथ राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, वर्ल्ड वॉर के बाद पुनः सीमांकन भी हुआ है, तो वो सीमांकन भी हमें पढ़ना है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में। उसी के साथ उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद हमें पढ़ना है, और उपनिवेशवाद की समाप्ति, तो वो भी हमें पढ़ना है। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म, किसी भी एक राष्ट्र के लोगों का दूसरे राष्ट्र पर जाकर अपना अधिकार कर लेना, या वहाँ जाके बस जाना, या वहाँ के लोगों के ऊपर शासन करना, और उस शासन को सही भी ठहराना, उसको गलत नहीं ठहराना, उसको सही ठहराना। तो ये उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर वहाँ कॉलोनी स्थापित कर लेना, वहाँ रहना। तो 15वीं शताब्दी से जो 20वीं शताब्दी तक यूरोप ने लगभग पूरे विश्व पर उपनिवेशवाद के जरिए अपना राज्य कायम किया और सब जगह राज्य किया, तो वही उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद सबसे ज़्यादा यूरोपियन लोगों ने ही फैलाया और उन्होंने ही इसको फलीभूत किया। इसी के साथ राजनीतिक दर्शन भी हमें इसमें पढ़ना है, और उपनिवेशवाद की समाप्ति भी पढ़नी है। राजनीतिक दर्शन में हमें मुख्य रूप से 3 दर्शन पढ़ने हैं: साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। पूंजीवाद कैपिटलिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, वो हमें पढ़नी है। इसी के साथ साम्यवाद पढ़ना है, समाजवाद पढ़ना है। समाजवाद भारत में काफ़ी लोकप्रिय और बहुत चर्चा में भी आया है। और इसी के साथ इनके रूप साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, इनके रूप भी पढ़ने हैं, और इनके समाज पर जो प्रभाव पड़े उन प्रभावों को भी पढ़ना है। और विद एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई भी जाएगी। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो या कहीं भी हो, तो वहाँ आपको पढ़ाई भी जाएगी। और आप इसे NCERT बुक्स में भी से भी पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है। हमें हिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ना होता है। इसके अलावा जो ये 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंट को हमें अच्छे से याद कर लेना। अब एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं इन 5 पॉइंट को। तो 5 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप तथा वास्तुकला और साहित्य के मुख्य पहलू इसमें शामिल होंगे। क्या है? प्राचीन काल से लेकर, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप तथा वास्तुकला और साहित्य इसमें शामिल होंगे, तो वो हमें यहाँ पढ़ना है। फिर दूसरा पॉइंट है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास तथा इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं तथा इसके व्यक्ति। इसी के साथ तीसरा पॉइंट स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण तथा विभिन्न चरणों में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अपना योगदान तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका नाम। इसी के साथ चौथा पॉइंट हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात देश में एकीकरण तथा पुनर्गठन। ये पांचवा पॉइंट 18वीं सदी की विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनमें औद्योगिक क्रांति और वर्ल्ड वॉर के अलावा राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन, उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति
और भारत या विश्व के 3 दर्शन। 3 क्या दर्शन, हमें और भी ज़्यादा पढ़ लेने हैं तो वो हमें काम ही आएंगे। तो दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, इन तीनों को पढ़ना है और इनके क्या प्रभाव हैं वो भी पढ़ना है और इनके क्या रूप, टाइप्स ऑफ फिलोसॉफी, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इनके हमें इफेक्ट भी पढ़ने हैं और इनके हमें टाइप्स भी पढ़ने हैं। इसी के साथ इन 5 पॉइंट में हमारी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पूरा हो जाता है। फिर उसके साथ चालू होता है इंडियन सोसाइटी का पार्ट। तो इंडियन सोसाइटी में जो पहला यूनिट हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है भारतीय समाज की मुख्य विशेषता तथा भारत में विविधता। तो भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषताएं वो हमें पढ़नी है, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे कि उदारता, सहिष्णुता और विचारों तथा आदर्शों की प्रधानता, विविधता में एकता, ग्रहणशीलता, वर्णाश्रम, कर्म, पुनर्जन्म, समन्विता, आध्यात्मिकता, धार्मिक प्रधानता, प्राचीनता, स्थायित्व। तो ये सब हमारे कंट्री, हमारे देश की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं की डेफिनेशन हमें समझनी है, इनका दर्शन हमें समझना है और पढ़ना है इन यूनिट के अंदर। फिर इसी के साथ भारत की विविधता, भारत की डाइवर्सिटी, ये भी हमें पढ़नी है क्योंकि भारत तो विविधताओं से भरा देश है ही सही, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ भी बहुत ही डाइवर्सिफाई है। साउथ में कितनी गर्मी पड़ती है, कर्क रेखा, और ऊपर कश्मीर में नॉर्थ बढ़िया है, यहाँ पे सर्दी गर्मी बरसात तीनों मेंटेन है, और बाकी ऊपर बर्फ़ कितनी गिरती है कश्मीर में। तो यहाँ जो विविधता है हमारे यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता को समृद्ध ही करती है। विविधता में एकता हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसकी सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। जो हमारे देश में डाइवर्सिटी है ना, उसकी सराहना और उसकी तारीफ पूरे विश्व में ही की जाती है। भारत में ऐसे अनेक कारक हैं जो हमारे देश की में एकता के सूत्र में पिरो कर रखते हैं। भारत में ऐसे अनेक कारक हैं जो हमारे देश को एकता को साथ में पिरो कर रखते हैं, जैसे भाषाई हुए और रहन सहन, खान पान और भौगोलिक बनावट। सबसे बड़ी बात तो हमारे देश की विविधता की यही है कि हमारी भौगोलिक बनावट जो है तो वो ऐसी है कि हमें एक रूपता में पिरो कर रखती है और भारत को अधिक और ज़्यादा डाइवर्सिफाई बनाती है और अधिक विविध बनाती है। तो ये हमारा इंडियन सोसाइटी का पहला पार्ट है जो हमें पढ़ना है, भारतीय समाज की विशेषताएं तथा भारतीय समाज की विविधताएं और भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। इसी के साथ हमारे 6 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे 7वें पॉइंट पे। तो 7वां पॉइंट जो है हमारा वो है भारत में महिलाओं की भूमिका तथा भारत में महिलाओं की भूमिका या समाज में महिलाओं की भूमिका, जिसमें वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल भी हम यहाँ ले सकते हैं और बहुत सी बार पूछ भी लिए जाते होंगे और पूछ लेते ही हैं वो लोग। तो महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जो भी NGO हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना हमारे यहाँ है, वो सारी चीज़ें, महिला संगठन जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, NGO हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको हमें इसमें पढ़ना है। महिलाओं के लिए कोई गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है तो वो हमें पढ़नी है, जैसे सुकन्या योजना है और बहुत सारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आजकल बालिकाओं की शिक्षाओं पर बहुत जोर दिया जा रहा है, महिलाओं को भी रोज़गार से जोड़ा जा रहा है, इनको रिजर्वेशन हर जगह महिलाओं को आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जैसे अभी हमारे लोकसभा में खैर कम हैं थोड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs, लेकिन फिर भी वहाँ उनका रिजर्वेशन है, वहाँ उनको प्रमोट किया जा रहा है। हमने यहाँ सिलेबस के 6 GS पेपर 1 के 6 पॉइंट को अच्छे से जाना है। इसी के साथ हम 7वें पॉइंट पे बात करेंगे। तो 7वें पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि भारत में नहीं लिखा हुआ है, भारत में या विश्व में महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठन। तो हमारे यहाँ बोला भी जाता है एक यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो हमारे यहाँ जो महिलाओं की भूमिका है वो काफ़ी अच्छी है, और लेकिन ठीक
हमारे यहाँ बहुत सी जगह महिलाओं को प्रताड़ित भी किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट भी की जाती है। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ महिलाएं आज बहुत ही ज़्यादा हर क्षेत्र में आगे हैं। हर पढ़ाई लिखाई हो या कोई व्यापार हो या कोई राजनीति का क्षेत्र हो, हमारे यहाँ आप देख ही सकते हैं निर्मला सीतारमण जी जो हमारे यहाँ की वित्त मंत्री आज कितनी पावरफुल लेडी हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सारी बिजनेस वूमेन भी है, बहुत सारी अच्छी एजुकेटेड डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। तो हमारे समाज में जो महिलाओं की भूमिका है वो हमें यहाँ पढ़नी है। महिला संगठन जो NGOs हमारे यहाँ काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है जो महिलाओं के लिए, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या योजना, और महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब हमें इसमें पढ़ना है। तथा महिला संगठन, इनके बारे में जो भी सरकार हर बार बजट में इनको कुछ ना कुछ प्रावधान करती ही है, तो वो भी हमें यहाँ देखना है। इसके साथ जनसंख्या एवं जनसंख्या से संबंधित मुद्दे। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या से संबंधित मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, पानी, लाइट, बिजली, और इसी के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मूलभूत आवश्यकता है जनसंख्या की। और जनसंख्या से संबंधित मुद्दों में जैसे जनसंख्या में आ गया मृत्यु दर, शिशु दर, बाल मृत्यु दर, और जनसंख्या घनत्व, और इसी के साथ लिंगानुपात। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी होगी सीधा सा फंदा है, और इनको याद भी करना है। तथा जनसंख्या से संबंधित जितने भी मुद्दे हमें यहाँ सब कुछ पढ़ना है, जो हमारे करंट में आ रहा है, जो हमें पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना है। इसी के साथ गरीबी और उसके विकासात्मक विषय। गरीबी, टाइप्स ऑफ गरीबी। गरीबी भी कई प्रकार की होती है, एक ही गरीबी नहीं है जिसके पास पैसा है वही गरीब, जिसके पास पैसा नहीं है वही गरीब है। उसके अलावा भी और भी गरीबी के भाग हो सकते हैं, उन्हें भी हमें पढ़ना है। और विकासात्मक विषय जो भी हमारे कंट्री को डेवलप्ड करते हैं वो उन सब्जेक्ट में हमें बात करना है। जैसे कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, उद्योगों को भी स्कूलों की तर्ज पर स्थापित करना गाँव में, और उन सभी को हमें यहाँ पढ़ना है। इसी के साथ शहरीकरण और उनकी समस्याएं तथा उनके रक्षोपाय। शहरीकरण में आने के बाद बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, जनसंख्या का बढ़ जाना। तो यहाँ जैसे शहरों में तो रोजगार भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, सब कुछ है, समस्याएं कम है, लेकिन शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता, तो ये भी एक समस्या ही हुई। और इसी के साथ अपनापन नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक समस्या है। तो शहरीकरण की समस्याएं भी है। और मतलब शहरीकरण, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय और शहरीकरण, इनसे संबंधित इनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय, ये हमें यहाँ पढ़ने हैं। इसी के साथ हमारा 7वां पॉइंट भी यहीं समाप्त हो जाता है। हमने 7 पॉइंट अच्छे से कवर किए हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे 8वें पॉइंट पे। तो 8वें पॉइंट में हम देखेंगे, यहाँ पूछा जाता है हमसे भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो भूमंडलीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर, ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ हुआ है 1991 से शुरू। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जाए, जो हमारे यहाँ हुई है 1991 से शुरू ग्लोबलाइजेशन, और जिसमें वस्तुओं, व्यक्तियों और सूचनाओं और राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचारण किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। तो भूमंडलीकरण तो हमने समझा है। भूमंडलीकरण के प्रभाव क्या हो सकते हैं? प्रभाव भूमंडलीकरण का हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब एक देश की कल्चर दूसरे देश की कल्चर से जुड़ती है व्यापार के माध्यम से, तो वहाँ का रहन सहन, खान पान, शिक्षा, रोजगार, इन सब पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। और वो हम देख ही सकते हैं, आवास, शिक्षा, यहाँ की लाइफ स्टाइल और कल्चर, इस पे यहाँ बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण और भूमंडलीकरण के प्रभाव को भी हमने यहाँ समझ लिया और देख लिया। इसी के साथ अब हमारे यहाँ 7 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे 9वें पॉइंट की। तो 9वें पॉइंट में सिलेबस में यहाँ लिखा हुआ है, हमें बताया गया है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। यह हमें समाज के अंदर पढ़ना है। तो सामाजिक सशक्तिकरण,
सामाजिक सशक्तिकरण से अभिप्राय यह है कि समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जो सामाजिक सशक्तिकरण कहलाता है। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद का मतलब है किसी एक संप्रदाय का, मतलब एक समाज का किसी दूसरे समाज पर हावी न होना। जैसे कि यहाँ हम डेफिनेशन जान सकते हैं कि दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा तथा संस्कृति के आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांग रखना और अपने हितों को राष्ट्र के हितों के ऊपर रखना संप्रदायवाद कहलाता है। तो हमने यहाँ समझा भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो अब हम इसी के साथ यहाँ पर हमारे 8 पॉइंट सिलेबस के पूर्ण कर चुके हैं। अब हम 9वें पॉइंट की बात करते हैं। तो 9वें पॉइंट में हमें दिया गया है कि सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद तथा धर्मनिरपेक्षता। सामाजिक सशक्तिकरण, तो सामाजिक सशक्तिकरण से अभिप्राय है कि समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार तथा उनको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो यही सामाजिक सशक्तिकरण कहलाता है। तो हमें यहाँ सामाजिक सशक्तिकरण भी पढ़ना है। इसी के साथ संप्रदायवाद। तो संप्रदायवाद क्या है? संप्रदायवाद है कि दूसरे संप्रदाय के लोगों के प्रति धार्मिक, भाषा तथा संस्कृति के आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना तथा धार्मिक संस्कृति विभिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार, अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा की मांगे रखना तथा अपने हितों को राष्ट्र के हितों से ऊपर रखना। तो जो संप्रदायवाद है वो है कि कुल मिला के हमें हमारी जात पात, अपनी संप्रदाय, अपने समाज को राष्ट्र के हितों से नीचे ही रखना चाहिए। राष्ट्र के हितों को हमारे समाज से हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए। तो और किसी के दूसरे के अधिकारों को हनन नहीं करना चाहिए। मतलब कोई दूसरी कास्ट का है, दूसरी समाज का है तो हमें उसे दबाना नहीं है। तो हमें संप्रदायवाद भी यहाँ पढ़ना होता है इस सिलेबस में भारतीय समाज के अंदर। इसी के साथ हमें पढ़ना है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब है कि हमारे क्षेत्र को राष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों से कम आंकना या मतलब घुसपैठ करना, एक तरीके से राष्ट्र को तोड़ना। क्षेत्राधिकार का मतलब हमें अलग राष्ट्र बनाना है या हमें हमारे जातिगत हिस्से के तहत अलग राष्ट्र बनाना है। मतलब ज़्यादा ये सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये चारों कोऑर्डिनेट, इंटरकनेक्ट करके ही पढ़ने होंगे हमें। ये चारों ऐसे विषय हैं जो हम बिना कनेक्टिविटी के नहीं पढ़ सकते हैं। जब सामाजिक सशक्तिकरण होगा तो संप्रदायवाद भी होगा, क्षेत्रवाद भी होगा, धर्मनिरपेक्षता भी होगी। तो इन सबको हमें इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। और इसी के साथ क्षेत्रवाद है जो अपने क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं अधिक से अधिक। अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, पर अपने क्षेत्र में अगर घुसपैठ हो रही है, अपने क्षेत्र में कुछ हो रहा है, फिर भी हम अपने क्षेत्र में कुछ करने नहीं देते हैं, सरकार को अपना काम नहीं करने देते हैं तथा अपने क्षेत्र की जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा देते हैं, तो वो चीज़ें गलत है और वो चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष तो हमारा देश के अंदर हमारे प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है। हमारी जो संविधान है, संविधान के पहले पेज में ही लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव तथा पक्षपात नहीं करना है और सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं और उनको इसके लिए स्वतंत्रता भी है कि सभी अपने अपने धर्म का पालन कर सकें। तो हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं 4 पार्ट इंडियन सोसाइटी के। अब हम यहाँ बात करेंगे यूनिट 10, 11, 12। तो 10, 11, 12 में हमें ज्योग्राफी दी हुई है। तो ज्योग्राफी का जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट में हमें दिया गया है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। वर्ल्ड ज्योग्राफी साइलेंट फीचर।
ये हमें इसमें पढ़ना है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो साइलेंट फीचर हैं वो हैं अपवाह तंत्र, ज्वालामुखी और उसी के साथ मिट्टी, और मिट्टी के अलावा धरातल पर अलग अलग जगह पर पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाएं तथा उनकी व्याख्या तथा उनका अध्ययन हमें यहाँ पे करना है। इसी के साथ पृथ्वी पर जो हम जितने भी आमूलचूल परिवर्तन देखते हैं इसके अंदर हमारा आ जाएगा मौसम, मिट्टी के अलावा जलवायु, वातावरण, धाराओं, जलवायु, इधर बना देता हूँ मैं वातावरण, वातावरण के अलावा धाराएं, धाराओं के अलावा महासागरों का अध्ययन, प्लेट विवर्तनिकी, ETC। तो ये सब हमें यहाँ पढ़ना है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के परिघटनाएं और उसकी प्रमुख विशेषताएं। इसी के साथ हम 11वां पॉइंट देखेंगे। तो 11वें पॉइंट में हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो पढ़ना है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। तो प्राकृतिक संसाधनों में जितने भी संसाधन हैं, जैसे पहाड़ भी एक संसाधन, मिट्टी भी एक संसाधन है, पानी भी एक संसाधन, जिससे मानव अपने कार्यों की पूर्ति करता है वह सब कुछ संसाधन। समझे आप? तो हमें विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन, जंगल से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, औषधियाँ प्राप्त होती है, फल फूल भी प्राप्त होते हैं, तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। इसी के साथ दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है वो हमें पढ़ने हैं दक्षिणी एशिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। तो दक्षिणी एशिया, ये इधर मैप में दिखा पाता मैं आपको। तो हम यहाँ 10 यूनिट यहाँ हमने जीएस पेपर 1 के 10 यूनिट को अच्छे से समझा है और जाना है कि हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है। तो 10वें यूनिट में हमने देखा है कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं जो कि हमने जाना है, हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। अब इसी के साथ 11वां टॉपिक देखेंगे। तो 11वें टॉपिक में हमें पढ़ना है विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। तो विश्व भर के जो भी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में हर वो चीज़ काम आ जाती है जो मनुष्य को अपना जीवन सरल बनाने या अपने काम में लेने के लिए, हर वो चीज़ जो मनुष्य अपने काम में लेता है जिससे अपने जीवन को सरल व आसान बनाता है या उपयोग में लेता है, वह हर चीज़ संसाधन कहलाती है। तो संसाधन में जो मुख्य प्राकृतिक, विश्व के जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जंगल, जो भी फॉरेस्ट है, और ये पानी, ये सारी चीज़ें संसाधन है। तो इन संसाधनों के बारे में हमें पढ़ना है जो कि दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हैं। जो दक्षिणी एशिया, जो हमें हमारा एशिया, दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप, इसको शामिल करते हुए हमें प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ पढ़ना है तथा विश्व और भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में जो भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं उनको जिम्मेदार करने वाले बहुत सारे कारक हैं। जैसे वहाँ की सबसे पहले वहाँ के संसाधन
संसाधनों में मानव संसाधन आ गया, प्राकृतिक संसाधन आ गया, कृत्रिम संसाधन आ गया। मानव संसाधन में आ गया कौशल श्रमिक। कौशल श्रमिक भी तो वहाँ होना चाहिए। कौशल श्रमिक नहीं होगा तो आप फैक्ट्री लगा के क्या करोगे? आपके पास श्रमिक ही नहीं है। मशीनरी, कृत्रिम संसाधन, मशीनरी। इसी के साथ जो प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ पे अगर पानी नहीं है, पानी की उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ की ज़मीन अगर ज़्यादा ही गली हुई है या ज़्यादा ही वहाँ कोई फैक्ट्री आप लगा ही नहीं सकते, अगर लगाओगे तो वो ज़मीन धंस जाएगी, तो आपकी फैक्ट्री किसी काम ही नहीं आएगी। तो उनको प्रभावित करने वाले और उनको स्थापित करने वाले जो जिम्मेदार कारक हैं, उनको भी हमें इसमें पढ़ना है। तो ये 11वां पॉइंट भी हमारा पूरा हो जाता है। तो 11वें पॉइंट में क्या है? विश्व के प्रमुख भागों में जो मुख्य प्राकृतिक संसाधन है उनका विवरण। और प्रमुख भाग में कौन कौन से भाग? एशिया, दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप। और इसी के साथ विश्व और भारत सहित, विश्व और भारत सहित प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के में जो उद्योग स्थापित करते हैं, उनके स्थापित करने के जो जिम्मेदार कारक हैं, उन कारकों के बारे में हमें विस्तार से इस 11वें यूनिट में पढ़ना है। इसी के साथ हम 12वें यूनिट की बात करते हैं। तो 12वें यूनिट में हमें पढ़ना है भूकंप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, जो भी भूभौतिक ज्वार भाटा, वो भी हमें इसमें पढ़ना है। और भौगोलिक विशेषताएं भारत के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं तथा भौगोलिक और भी जो भूभौतिकी घटनाएं वहाँ होती है। सुनामी के अलावा बाढ़ भी आ जाती है, तो बाढ़ भी हमें इसी में पढ़नी है। और भूभौतिकी, आजकल जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैसे ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के पानी का लेवल, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है, तो वो भी पढ़नी है। और इसी के साथ जो पॉल्यूशन है वो भी आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी हमें इसी के अंदर पढ़ना है। तो विश्व के अंदर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं और उनकी भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, जहाँ ज्वालामुखी अधिक निकलते हैं उन पहाड़ों के बारे में पढ़ना है, उन स्थानों के बारे में पढ़ना है जहाँ चक्रवात ज़्यादा होते हैं, जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, जहाँ सुनामी आती है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। सुनामी और भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे हर बार मेंस के अंदर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो करंट में हो उसे अच्छे से पढ़ना, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बैठेगा। इसी के साथ इनकी महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं और भूभौतिकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसी के साथ जल स्रोत और हिमावरण। हिमावरण का मतलब है बर्फबारी, और जल स्रोतों का मतलब है नदी, तालाब, झरने, इनके बारे में भी पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े, उनको पढ़ना ही है। इसी के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत में परितंत्र, परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। वनस्पति और प्राणी जगत पे इन सब चीज़ों का, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात और अनेक भूभौतिकी घटनाएं, इन सब का प्राणी जगत में क्या परिवर्तन होता है और इनसे प्राणी जगत पर परिवर्तनों के क्या प्रभाव होते हैं, वो सब भी हमें इसी के अंदर पढ़ना है। तो एक बार हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का और पूरी ज्योग्राफी का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो पूरी ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों को साथ में पढ़ना है। पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों को यहाँ पे साथ में पढ़ना है। तो साथ में पढ़ना है दोनों को, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। 2 बार बोलें, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो भौतिक भूगोल की जो मुख्य विशेषताएं वो कौन कौन सी है? धरातल पर जो अलग अलग पाए जाने वाली परिघटनाएं होती है, वो सारी भौतिक भूगोल की घटनाओं में आती है। तो विश्व के भौतिक भूगोल की जो परिघटनाएं और मुख्य घटनाएं वो है, जैसे पृथ्वी का जो मौसम है, मौसम, जलवायु, और इसी के साथ वातावरण, मिट्टी, धाराएं, अपवाह तंत्रों
और महासागरों का अध्ययन, वो सब किस में आता है, इसी के अंतर्गत आता है। फिर जो ज्योग्राफी का सेकंड पॉइंट है वो है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। विश्व के जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण, जिसमें विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, इसमें दक्षिणी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को विशेष करके शामिल करना है और उसे पूरा पढ़ना है। इसी के साथ विश्व और भारत सहित विभिन्न भागों में द्वितीयक प्राइमरी सेकेंडरी और वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, तो जो हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में जो भी हम इंडस्ट्री लगाएंगे उसके महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं और कारकों पर क्या प्रभाव। तो इसमें भी प्राकृतिक संसाधन है। जो यहाँ पे हम फैक्ट्रीज लगाएंगे उन फैक्ट्रीज में भी जो जिम्मेदार कारक हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जिम्मेदार कारकों में मैंने आपको पहले बताई है, जैसे मानव है और वहाँ की जलवायु है, ये प्राकृतिक संसाधन है। इसी के साथ मशीनरी है, ये कृत्रिम संसाधन है। तो ये संसाधनों की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्रियों में, मतलब उद्योगों में कुल मिला के। प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से पूछा जाता है हर बार, क्वेश्चन फिक्स है। आप देखो पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के, वहाँ आपको ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे 12वां टॉपिक लास्ट ज्योग्राफी का, जिसमें हमें पढ़ना है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं और इन घटनाओं की भौगोलिक विशेषताएं और उनकी विशेषताएं तथा उनके स्थान तथा अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जो वहाँ की अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, उनको पढ़ना है। इसी के साथ जल स्रोत, वहाँ के जो जल स्रोत है वो पढ़ना है, वहाँ के हिमावरण है हमने वो पढ़ना है। उसी के साथ वहाँ की वनस्पति और प्राणी जगत पर होने वाले परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का पूरा हो जाता है। 12वां टॉपिक एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं हो रहा है, आपको भी नहीं हुआ होगा, तो एक बार फिर पढ़ते हैं, याद हो जाएगा। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी आदि महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं। इसी के साथ उनकी भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान और अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं। इसी के अलावा वहाँ के जल स्रोत और वहाँ के जो जल स्रोत हैं वो और हिमावरण। इसी के साथ इन सब घटनाओं से, जितनी भी ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, इन सब घटनाओं से होने वाले वहाँ के प्राणी जगत पर परिवर्तन और उन परिवर्तनों का प्रभाव, ये चीज़ें हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी है मेंस के लिए। इसी के साथ अब हम सारा पूरा जीएस पेपर 1 एक बार फिर से जल्दी रिपीट करते हैं। 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, याद करनी है चीज़ें तो यही सब कुछ करना पड़ेगा, तो याद भी हो जाएंगी और आसानी से हमें याद रहेगा, तो हम चीज़ों को पहचान पाएंगे। कहीं भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं और कोई घटना है तो पकड़ लेंगे। जैसे ज्वालामुखी, तो कहीं ज्वालामुखी के बारे में आया कि यहाँ ज्वालामुखी अभी सक्रिय है और ये इतने दिनों से चल रहा है, तो वो करंट में है, तो उसे हमें पढ़ लेना है, लपक जाना है और वहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं। अभी सुनामी है, साउथ में हर बार जब भी सुनामी आती है क्वेश्चन आ जाता है। कभी भूकंप आया या बाढ़ आई उत्तराखंड में तो भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें करंट की हमें पढ़नी है और लगातार पढ़ते ही रहना है। तो अब इसी के साथ हम पूरे सिलेबस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, इन तीनों का हम एक बार फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जीएस पेपर 1 के सिलेबस को रिवाइज करते हैं और अच्छे से एक बार फिर समझ लेते हैं। फटाफट 12 पॉइंट हैं जीएस पेपर 1 में,
हम एक एक करके समझेंगे एक एक मिनट में भी, तो भी 12 मिनट में हमारा पूरा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है जीएस पेपर 1, इसका जो पहला यूनिट है वो सिलेबस का, वो है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप, और जिसमें कि वास्तुकला और साहित्य भी शामिल होगा, ये हमें इसमें पढ़ना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। 18वीं सदी के मध्य से लेकर, मतलब मुगल काल के पतन से लेकर जो आधुनिक काल, वर्तमान काल, तो आधुनिक काल अब मान लो गोवा की स्वतंत्रता 1961, तब तक 1961 तक का सफिशिएंट है इतिहास में पढ़ने के लिए। तो 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक काल, मतलब मुगल काल का पतन तथा क्षेत्रीय राजाओं की स्थापना या उनका विकास या क्षेत्राधिकार तथा उपनिवेशवाद का प्रारंभ, वहाँ से लेकर गोवा की आज़ादी, उपनिवेशवाद का खात्मा, वहाँ तक का आधुनिक भारत का इतिहास तथा इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये भी हमें इसमें पढ़ना है। इसी के साथ थर्ड वो देखेंगे जो कि हिस्ट्री का है, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न पहलू, स्वतंत्रता संग्राम तथा इसके विभिन्न पहलू या विभिन्न चरण, जितने चरणों में हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, जैसे कि माना जाता है 1857 से लेकर 1947 तक की जो भी घटनाएं हुई है वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आ जाएगी। तो उसके बीच में जो भी घटनाएं हुई वो सारे इसके चरण होंगे। वो देश के विभिन्न भागों तथा इसमें अपना योगदान देने वाले, देश के विभिन्न भागों में जिनने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है वो व्यक्ति तथा उन व्यक्तियों के महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में महात्मा गांधी सबसे देखा जाए तो सबसे ऊपर ही आएंगे। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की स्वतंत्रता में। इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई के पटेल के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो उन सबको हमें इसमें पढ़ना है, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों को तथा उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तथा स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण तथा पुनर्गठन, इसे भी हमें यहाँ पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में 2 क्षेत्र हो गए थे। एक क्षेत्र था ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश राज्य, और बाकी 600 रियासतें थी। 600 में से कुल टोटल 542 रियासतें अकेले हमारे भारत में शामिल हुई, और बाकी 9 रियासतें, 9, 10 या 12 जो भी रियासतें बची हैं वो रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, और हमारे भारत का निर्माण हुआ उन 542 रियासतों का पुनर्गठन करके, और इन सब का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसी के साथ अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथे पॉइंट में हमें यहाँ पढ़ना है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी के बाद की घटनाएं। विश्व इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं सदी के बाद की घटना। तो 18वीं सदी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं, उनमें वो घटनाएं भी हमें यहाँ दी हुई, इतने अच्छे से वेल डिफाइन किया हुआ है सिलेबस को। आप पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में एक एक चीज़ आसान हो जाएगी, मज़ा आएगा। और उनके इर्द गिर्द थोड़ा पढ़ लेना जो यहाँ पर लगे। जैसे औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति के आसपास का जो भी चला हो उस टाइम पे, तो हर सब बुक्स में दिया हुआ होता है, वहाँ से आप पढ़ लेना, और वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन या पुनर्सीमांकन, उसी के साथ उपनिवेशवाद की समाप्ति, फिर उसके बाद जो भारत की, जो विश्व के और भारत के जो राजनीतिक दर्शन है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, तो वो हमें पढ़नी है। तो उसमें कौन कौन सा, कैपिटलिज्म, साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद, इन तीनों को शामिल करते हुए जो भी हमारे यहाँ के दर्शन है, उन दर्शनों को हमें पढ़ना है, सामाजिक दर्शनों को, राजनीतिक दर्शनों को।
तथा उनका समाज के ऊपर क्या प्रभाव है, वो भी हमें इसमें पढ़ना है। इसी के साथ हमारा यहाँ हिस्ट्री के 5 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में हमें क्या पढ़ना है, तो इंडियन सोसाइटी में हमें पढ़ना है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं हमें पढ़ती हैं जो, और भारतीय समाज की विविधता। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता तो यही है कि यहाँ विविधता में एकता है। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम हमारे देश को एक सूत्रता में पिरोए रखते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, कम बड़ी बात नहीं है। तो यही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता में भी एकता है। हमारे यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है वही हमारे देश को एक महत्वपूर्ण एकता में बांधने का, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, ये पढ़ना है। फिर उसके साथ 7वां महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। जो भी हमारे देश में महिलाओं की भूमिका रही है वो भूमिका, और जो अभी जो हमारे यहाँ महिलाओं के अधिकार हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, महिलाओं की भूमिका के बारे में पढ़ना है जैसे। और उसी के साथ महिला संगठन, महिलाओं के जो NGO हैं, सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या क्या काम कर रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी हुई या महिलाओं को राजनीति में भागीदारी हुई। और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजनाएं, ऐसी अनेक योजनाएं जो हमारी सरकार महिलाओं के लिए लाती है, उन सभी योजनाओं को यहाँ पे हमें पढ़ना है। इसी के साथ जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित मुद्दे। संबंधित मुद्दों में सबसे बड़े मुद्दे रोटी कपड़ा मकान, इनको तो हमें पढ़ना ही है, तो ये पढ़ना है। और जनसंख्या से संबंधित मुद्दों में ये भी होता है लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, और शहरों में जनसंख्या क्या है, कितनी है, गाँव में कितनी है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, ये सब भी जनसंख्या से संबंधित मुद्दे हैं। मृत्यु दर, जन्म दर, बाल मृत्यु दर, बाल शिशु दर, ये सारी हमें पढ़नी है। इसी के साथ गरीबी और गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ गरीबी, और विकासात्मक विषय, जो भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट के सब्जेक्ट हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं। इसी के साथ शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। शहरीकरण की क्या समस्याएं हो सकती है, वो समस्याएं, और उसी के साथ उनके रक्षोपाय। शहरीकरण में सबसे बड़ी समस्या देखो आप पॉल्यूशन की, कितना पॉल्यूशन है हमारे शहरों में। उस पॉल्यूशन, बहुत बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की, कम बड़ी समस्या है, तो उस पॉल्यूशन की समस्याओं को हमें कम करना। भवनों की समस्या, लोग शहरों में सड़कों पर सो रहे हैं, भवनों की समस्या। तो शहरीकरण की हमें समस्याएं, उन समस्याओं के रक्षोपाय। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो उनको तो सही करना ही है, तो वो आपको यहाँ पढ़ना है पहले से। फिर उसके साथ भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडिया के ऊपर, भारतीय सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, भारतीय समाज के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन हमारे यहाँ 1991 से माना जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अपने बाज़ारों को खुली अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया के बाज़ारों के साथ खोल देना, तथा अपने यहाँ लोगों, अपने देश के अंदर या अपने देश से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। जब आप व्यापार करेंगे तो आपके कल्चर, आपकी भौगोलिक जो दशाएं वो भी परिवर्तित होगी। उसी के साथ आपके रहन सहन, खान पान, लाइफ स्टाइल, सभी चीज़ों में डिफरेंस आएगा। आपकी एजुकेशन, आपके स्वास्थ्य, हर चीज़ पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन के जो प्रभाव है वो। फिर उसके साथ सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये भी हमें यहाँ पढ़ना है। फिर उसी के साथ हम देखेंगे 10वें टॉपिक में ज्योग्राफी। भारतीय समाज में सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये चारों टॉपिक कनेक्टेड हैं, इनको कनेक्ट करके ही पढ़ा जा सकता है, तो आप इन्हें कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ें। फिर इसी के साथ 10वां विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, ज्योग्राफी। अब हम आ गए ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं वो हमें पढ़नी है, जिसमें मौसम हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, धाराएं हो गई, ये सारी चीज़ें हमें विश्व के भौतिक भूगोल में पढ़नी है। इसमें हमें 6 to लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की NCERT सफिशिएंट है, उसमें सब कुछ मिल जाता है, 11 12 की में खास करके। फिर उसी के साथ 11वें पॉइंट में विश्व भर के जो मुख्य प्राकृतिक संसाधनों हैं उनका वितरण, और जिसमें खास करके दक्षिणी एशिया का
और भारत के संदर्भ में हमें पढ़ना है। इसी के साथ विश्व भर के विभिन्न भागों में, भारत सहित विश्व भर के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों के लिए जिम्मेदार कारक, वो भी हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो जो जिम्मेदार कारक हैं जिनमें वही संसाधन, संसाधनों में कौन से, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जंगल हो गए, जंगल के साथ मिट्टी हो गई, जल हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन, पहाड़ हो गए, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन में फैक्ट्रियों में लगने वाली मशीनरी और वहाँ पे लगने वाला यातायात। और मानव संसाधन, मानव खुद भी एक संसाधन है, क्योंकि अपने लिए काम में लेता है उस वस्तु को, तो वो खुद भी संसाधन है। तो ये सारे संसाधन और इन संसाधनों के लिए जो जिम्मेदार कारक, ये संसाधन और संसाधनों के जिम्मेदार कारक मतलब उद्योगों के कारक। इसी के साथ 11वां टॉपिक भी हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ 12वें टॉपिक को। तो 12वें टॉपिक में हमें देखना है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, साइलेंट फीचर ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, उसी के साथ भौगोलिक, उनकी भौगोलिक विशेषताएं और स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं जो कि जैसे उनके जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में उनके प्रभाव और उनसे आने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तनों के प्रकार और उनके प्रभाव। तो ये हमारे जो 12 टॉपिक हैं यहाँ अच्छे से हमने कवर कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। इसे आप 3-4 बार और रिवाइज करें अच्छे से, तो ये याद हो जाएंगे। फिर जहाँ भी न्यूज़ में कहीं भी आपको ये दिखेंगे तो आपको समझने में, पढ़ने में आसानी रहेगी। तो अब हम इसी के साथ आए हुए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस से डायरेक्ट कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम यहाँ 2019 के पेपर की बात करेंगे, मेंस के एग्ज़ाम की। तो हम इसमें देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन आया था वो सीधा आर्ट एंड कल्चर से आया था। तो इसमें पूछा गया गंधराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरिया तत्वों को उजागर कीजिए। तो हमें जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो वहाँ पे हमें गंधराई कला भी पढ़ना ही है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। फिर इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे सोसाइटी के क्वेश्चन। तो सोसाइटी में यहाँ हमसे सीधा पूछा है कि महिला सशक्तिकरण में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या नियंत्रण करने की एक सशक्त कुंजी है, या महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। तो आपको पता ही होगा कि महिला सशक्तिकरण, जब महिलाएं जागरूक होगी और महिलाओं को अवेयरनेस रहेगी हर चीज़ की, का जनसंख्या बढ़ने से कितने सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो महिला सशक्तिकरण में उस से जनसंख्या पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जब महिलाएं अवेयर होगी तो वो भी जागरूक रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देगी हर क्षेत्र में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये वुमन से। सोसाइटी में हमारा एक टॉपिक है महिलाएं एवं महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, वहाँ से एक क्वेश्चन है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी संस्कृति प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी संस्कृति और प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये हमारे टॉपिक नंबर 9 से, जीएस पेपर 1 के टॉपिक नंबर 9 से इंडियन सोसाइटी के से डायरेक्ट पूछा गया, जिसमें कहा गया है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। जहाँ हमें धर्मनिरपेक्षता पढ़ना है वहीं से सीधा क्वेश्चन पूछा है। फिर उसी के साथ एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन कि 8वां क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन था भारत की विविधता के ऊपर, और जो विविधता है हमारे यहाँ, विविधता में एकता, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन था कि भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में कौन सी वो चीज़ें हैं जो उसे अद्वितीय बना देती है। तो ये भी इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। उसी के साथ एक और क्वेश्चन ज्योग्राफी से था कि जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस का क्या महत्व है। तो ये उस टाइम करंट अफेयर में था, तो ये सीधा क्वेश्चन था, ये भी करंट अफेयर से। भारत में यह किस प्रकार किस कारण प्रादेशिकता से भिन्न भिन्न है। तो भारत की जलवायु भिन्न भिन्न है अलग अलग जगह की। तो भारत एक काफ़ी बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल चीज़ें भिन्न भिन्न हैं, तो वो भी हमें यहाँ से पढ़ना था। फिर एक और क्वेश्चन महिलाओं पे पूछा कि भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर क्या चुनौतियाँ आ रही है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं।
भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसे समय का देखा जाए तो जैसे जो महिलाएं काम करती है, कार्यरत महिलाएं जो ऑफिस में वर्क करती है, तो उनके लिए रात्रि के समय क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। अगर वो जिस जगह पे काम कर रही हैं वहाँ उनको क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, क्या क्या समस्याएं हो सकती है, और कौन से स्थानों पर उनको रात्रि में काम करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से। फिर उसी के साथ था एक क्वेश्चन कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत को सांस्कृतिक क्षेत्र है। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरण के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। तो जो हमारी सरकार की मुहिम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसे यहाँ हमारे यहाँ अभी एक वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन कल्चर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। तो जैसे हर राज्य को दूसरे राज्यों से सीखना वहाँ की कल्चर को और अपने यहाँ उसे प्रमोट करना। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। जैसे गुजरात में भी कुछ राजस्थान की चीज़ें मिल सकती है, जैसे वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यहाँ से कौन सी चीज़ वहाँ गई। साउथ में नॉर्थ का कुछ दिख सकता है, नॉर्थ का कुछ मिल सकता है, वहाँ की संस्कृति यहाँ की संस्कृति से किस प्रकार मेल खाती है। तो उसके कुछ उदाहरण और उनकी साथ सविस्तार चर्चा। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा, महासागरीय धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभावों से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे ज्योग्राफी से डायरेक्ट था, फिजिकल ज्योग्राफी से। इसी के साथ हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो हिस्ट्री में 18वीं सदी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए। जो 1857 का विद्रोह था वो मतलब किन कारणों से, जो छोटी बड़ी घटनाएं बार बार घटित हो रही थी उनके कारण से जो एक बड़ा विद्रोह हुआ 1857 का विद्रोह, तो उसके बारे में हमें स्पष्ट करना था, थोड़ा डिटेल में बताना था। तो 1857 का विप्लव किन किन कारणों से हुआ था, बार बार छोटी मोटी जो घटित घटनाएं थी उनको यहाँ समझाना था, मतलब गागर में सागर भरने वाला काम था। और उसी के साथ एक और क्वेश्चन था यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्यकालीन संलग्नताओं का परीक्षण था। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे इसमें पूरा टॉपिक दिया हुआ है जीएस पेपर 1 में, वहाँ से पूछा था। एक और हम यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जिसमें पूछा था वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रवाल जीवन तंत्र पर क्या प्रभाव है। जो कोरल लीफ है जो समुद्रों में पाई जाती है उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव है, उदाहरण सहित आकलन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी सीधा ज्योग्राफी से था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और अधिकतर क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होते हैं जो हमें स्टैटिक्स से जोड़कर करने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं हमें। फिर इसी के साथ हम 2018 वाला भी है मेरे पास पेपर, उसके भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। तो 2018 में पूछा गया कि भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है। औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। जो हमारे यहाँ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों के जो पिलर हैं वो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि विश्व और भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने वाले जिम्मेदार कारक, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसी के साथ एक और महिलाओं पे, हर साल महिलाओं पे 1 या 2 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में महिलाओं के आंदोलनों ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, अपने विचारों को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। तो इसमें हमें पॉजिटिव भी लिखना है और नेगेटिव भी लिखना है। पूछा है कि भारत में जो जो भी महिला आंदोलन हुए हैं उनमें जो निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाएं थी, तो उन महिलाओं को संबोधित किया गया है या नहीं किया गया है, या उनके बारे में कुछ बोला गया है या नहीं बोला गया है, या उनको इसमें फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में रखा गया है या नहीं रखा गया है, या उनके लिए कुछ बात लेकर या उनके मुद्दे उठाए गए हैं या नहीं उठाए गए हैं।
तो हमें भारतीय महिला जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको वो पॉइंटेड करते हुए वहाँ पे जो निम्न स्तर की महिलाएं जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए और जो आदिवासी महिलाएं हो गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हो गई, उन महिलाओं को स्थान दिया गया या नहीं दिया गया, वो हमें यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद 17वां क्वेश्चन था, भारत में महत्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरा करंट रिलेटेड था। उस टाइम पे महत्वाकांक्षी जिलों की ये योजना चल रही थी जिसमें सभी जिलों को प्रमोट किया जा रहा था और उनको प्रमोट करके उनको और अच्छा किया जा रहा था। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया कि सांप्रदायिकता, ये हमारे इंडियन सोसाइटी में सीधा लिखा हुआ है 8वें नंबर पे, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो 20वां क्वेश्चन था, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या उपेक्षित वंचन के कारण उभर कर आती है। उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष, मतलब कोई समाज है या कोई कास्ट है जिसके पास शक्ति नहीं है और वो संघर्ष कर रही है शक्ति पाने के लिए, तो वहाँ अगर हिंसा होगी और वो अपने हित को राष्ट्र के हित से ऊपर रखेंगे तो वो हो गई सांप्रदायिकता। तो वो अपने शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है। या आपेक्षिक वंचन, जैसे किसी ने, कोई हमारे समाज में अग्रणी समाज है तो उस समाज ने उनका वंचन कर दिया और फिर वो मूल धारा में आने के लिए संघर्ष करेंगे तो उसके कारण सांप्रदायिकता उभर कर आती है। तो इसके ऊपर हमें टिप्पणी करनी थी और इसका उदाहरणों सहित तर्क सहित उत्तर देना था। ऐसे हमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स को हमेशा सॉल्व करते रहना है और सिलेबस को हमेशा अपने दिमाग में रखना है और वहाँ से एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा कोट करें। न्यूज़ के, करंट अफेयर्स के, मैगजीन्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं और जो आर्टिकल्स आते हैं उनमें भी हर बार बताया जाता है। तो आप इस तरह से अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रखें और पुराने क्वेश्चन और सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखें और उनसे एक निरंतर अभ्यास करते रहें तो आपकी तैयारी उससे बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। तो हमेशा आप सिलेबस को अपने दिमाग में रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करें, क्वेश्चन आंसर करें पुराने जितने ज़्यादा हो सके और न्यूज़ में इनके एग्जाम्पल देखें। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जीएस पेपर 2 की भी बात करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, पुराने क्वेश्चन करें जो यूपीएससी ने पूछे हैं। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।